औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी। आज मैं एक नए मौजू पे आपकी खिदमत में वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं और ये मौजू है अल-फ़ाराबी का नज़रियाए मुहद्दाए इमरानी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ अल-फ़ाराबी। अब ये सबसे पहले हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो अल-फ़ाराबी ने पेश की इस पे बात करेंगे और फिर उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनने वाली जो स्टेट्स हैं, जो रियासत है और उस रियासत की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनको हम स्टडी करेंगे। और फिर जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो आइडियल स्टेट ऑफ अल-फ़ाराबी, जो रियासत का मिसाली रियासत का नज़रिया अल-फ़ाराबी ने पेश किया, उस पे इंशाअल्लाह होगा। फ़ाराबी वो पहला मुसलमान सियासी मुफ़क्किर है जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो पेश की। इसका ये नज़रिया जदीद यूरोपी मुफ़क्किरीन हॉब्स, लॉक, रोसो इन्होंने भी पेश किया, लेकिन अल-फ़ाराबी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नज़रिया जो है वो इन तमाम मुफ़क्किरीन के पेश करदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से बेहतरीन है। और वो तमाम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज़ हैं जो थॉमस हॉब्स ने पेश की या जॉन लॉक ने पेश की या रोसो ने पेश की, उनमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एम्बिग्विटी, कोई ना कोई इबहाम नज़र आता है। ये अल-फ़ाराबी का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये ऐसा शफाफ और बेहतरीन और बग़ैर किसी एम्बिग्विटी के और इबहाम्स के ये एक नज़रिया है जिसकी बड़ी आसानी से हमें समझ आती है और वो एप्लीकेबल भी है और वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल भी है। उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी आसानी से डेवलप हो जाती है। लेकिन अल-फ़ाराबी का ये नज़रिया, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये अल-फ़ाराबी जो है इसने सबसे पहले ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की, लेकिन मगरिब के ये फ़िलासफ़र्स जिनका मैंने ज़िक्र भी किया, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं या रोसो हैं, ये इससे बहुत बाद में आए। ख़ास तौर पे थॉमस हॉब्स को वेस्टर्न वर्ल्ड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का बानी समझा जाता है, लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड की तंग नज़री है, खुदगर्जी है कि वो उस शख्स को जो इसका असल में बानी है, जो थॉमस हॉब्स से 700 साल पहले इस दुनिया में मौजूद था और उसने ये नज़रिया पेश किया, उसको ये इग्नोर करते हैं और इंग्लैंड में पैदा होने वाले थॉमस हॉब्स को ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का बानी तस्वर करते हैं। अब फ़ाराबी के नज़दीक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मैं वजाहत करूँगा आपकी खिदमत में। फ़ाराबी के मुताबिक इंसान में दो तरह की कुव्वतें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। वैसे वो 4 कुव्वतों की बात करता है, 4 पावर्स की बात करता है, लेकिन जो 2 पावर्स हैं वो बड़ी अहम हैं। एक पावर को वो पावर ऑफ रीजनिंग कहता है, इसको कुव्वत नातका उर्दू में हम कहेंगे, और जो दूसरी पावर है फ़ाराबी की वो उसको कुव्वत नज़ुया या अंग्रेज़ी में हम उसको पावर ऑफ कंटेंशन कहेंगे। यानी पावर ऑफ रीजनिंग एंड पावर ऑफ कंटेंशन, ये 2 बड़ी अहम पावर्स हैं जो इंसान के पास होती हैं। ये जो पावर ऑफ कंटेंशन है ये एक ऐसी पावर है जिसकी बदौलत इंसान जो है वो बाय नेचर झगड़ालू है, वो लड़ाइयाँ झगड़े करता है, वो जंगजू है, और फ़र्द की इस फितरी खामी की बदौलत जो मुतवाज़िन मुआशरा है उसका हसूल अल-फ़ाराबी के नज़दीक पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि फ़र्द फितरी तौर पर ये पावर ऑफ कंटेंशन चूँकि रखता है, ये लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, तो इसलिए जो मुतवाज़िन सोसाइटी है, जो एक बेहतरीन सोसाइटी है, उसको कायम करना पॉसिबल नहीं है। हर ताकतवर हमेशा ये कोशिश करता है कि वो कमज़ोर जो है उस पर गालिब आ जाए और ज़्यादती भी करता है, जिसकी बिना पर फ़र्द की बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी को खुश असलूबी से तय करना होता है। और ये जब इंसान फितरी दौर में था तो उस दौर में भी ये झगड़ालू था। लेकिन यहाँ पे ये मैं एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जहाँ इंसान को वो झगड़ालू कहता है
जहाँ वो पावर ऑफ कंटेंशन की बुनियाद पे इंसान को ये तस्वर करता है कि वो झगड़ालू है और वो लड़ाइयाँ झगड़े करता है, एट द सेम टाइम वो ये भी उसकी फ़िलासफ़ी का हिस्सा है कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। वो अरस्तू की इस बात से मुत्तफ़िक है कि इंसान जो है वो अपने साथियों के बगैर, अपने फेलोज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी तमाम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो अकेले में वो पूरा नहीं कर सकता। उसकी उन नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए उसको दूसरे अपने फेलोज़ की, इंसानों की ज़रूरत पड़ती है और उनके बगैर वो अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, बल्कि उसकी सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जब वो सोसाइटी में रहता है और फिर दूसरी बात साथ वो ये भी बिलीव करता है कि वो झगड़ालू भी है अपनी पावर ऑफ कंटेंशन की वजह से, तो लिहाजा उसको और जब पावर ऑफ कंटेंशन की वजह झगड़ालूपन है, तो उस झगड़े की वजह क्या है, वजह नज़ा क्या है, वो तसादम की वजह क्या है? वो वजह यह है कि जो ताकतवर है वो गालिब आना चाहता है, रिसोर्सेज जो गरीबों के पास हैं, जो कमज़ोरों के पास हैं, उनसे वो छीनना चाहता है। तो ये जो ताकतवर और मगलूब जो कौमें हैं या मगलूब जो अफराद हैं, जो मस्कीन अफराद हैं, जो जिनके पास पावर और ताकत नहीं है, वो ताकतवर उन पे गालिब आते हैं या आते थे उसमें फितरी दौर में, जिसकी बिना पर फ़र्द की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो खुश असलूबी से पूरी नहीं हो पा रही थी। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए और आए दिन के मुसलसल झगड़ों और फसादात और खलफशार से निजात हासिल करने के लिए इंसानों के दरमियान एक मुहदा अमल में आया और ये मुहदा फिर रियासत की तश्कील जो है उसका सबब बना, जिसके ज़िम्मे इंसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सौंपा गया। यानी जो वो स्टेट बनी रियासत, ज़ाहिर बात है जब लोगों ने मुआहदा किया तो उन्होंने अपनी जो कुछ हकूक़ हैं वो चंद अफराद को सुपुर्द किए, वो सावरन हो गए, इलाका उनके पास ऑलरेडी था जिस इलाके में वो रहते थे। सो जब ऑर्गेनाइज्ड हो गए, हुकूमत भी बन गई, पॉपुलेशन भी थी, एरिया भी था, तो तमाम जो एलिमेंट्स हैं स्टेट के वो फुलफ़िल होते हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट स्टेट की जो हैं वो पूरी होती हैं, तो स्टेट वजूद में आती है। अब स्टेट जो है इसका काम क्या था? इसका काम लोगों की, आम अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। वो जो गालिब थे, वो जो ताकतवर थे, उनके गलबे से जो 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 ताकतवर नहीं थे उनको बचाना था और जो जो कमज़ोर थे उनको बचाना था। सो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये समाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये रियासत के मुआशरे के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान ये तय पाया और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने फिर रियासत को जन्म दिया और रियासत की ये जिम्मेदारी ठहरी कि वो कमज़ोरों के हकूक़ जो छीन लिए जाते थे, वो हकूक़ जो है उनकी फरहमी का जो खुश असलूबी से कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि तमाम लोगों के हकूक़ उनको बड़ी आसानी से और खुश असलूबी से मिलते रहें। हर शख्स अपनी मर्ज़ी से अपने फितरी हकूक़ का एक हिस्सा मरकज़ी कुव्वत के सुपुर्द कर देता था या कर दिया था उसने। और फ़ाराबी के मुताबिक 4 वजूहात पर रियासत वजूद में आई। 4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे रियासत जो है वो मर्ज़ वजूद में आती है। पहली वजह है, वो कहता है ताकत, पावर। इससे मुराद कोई शख्स भी किसी भी वजह से किसी ख़ास जगह कुव्वत हासिल करता है तो वो दूसरे अफराद को अपनी कुव्वत के बलबूते पर मगलूब कर लेता है, उनको वो ऑक्युपाई कर लेता है, उन पे वो गलबा हासिल कर लेता है, उनको अपना गुलाम बना लेता है। इस तरह एक हुक्मरान की हैसियत से अपनी रियासत कायम कर लेता है और अपनी कुव्वत के एतबार से अपनी रियासत वसी भी करना चाहता है और इस तरह ताकत के हवाले से रियासत जो है वो जन्म लेती है, स्टेट जो है वो स्टेट की फॉर्मेशन होती है। दूसरा है जी मौरूसियत, हेरिडिटी। बाज़ औक़ात ताकत नहीं होती बल्कि एक बाप दादा की औलाद किसी जगह पे इकट्ठी रहती होती है और वो अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ख़ानदान के सबसे बड़े की बात मानी जाती है, वही फैसले करता है, वही डिसीजन मेकर होता है, वही इक़्तिदार आला है और ये सारा इलाका जहाँ पे ये ख़ानदान और ख़ानदान के अफराद रहते हैं, इस कबीले के अफराद रहते हैं, जहाँ पे वो उनका जो बड़ा है उसकी बात मानी जाती है, मुक़्तदर आला उसको बनाया जाता है, तो वो फिर इलाका जो है वो रियासत की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसको रियासत समझा जाता है। तीसरी रीज़न जो है वो अल-फ़ाराबी के नज़दीक मादी और मुआशी ताल्लुक़ होता है, यानी इकोनॉमिक एंड मटीरियल रिलेशनशिप जो है वो रियासत के कायम होने की वजह बनता है। कुछ लोगों के गिरोहों के मफादात जो हैं वो मुश्तरक होते हैं, उनमें हम आंगी होती है और यही मफादात की हम आंगी और इश्तराक रियासत के वजूद का सबब बनता है, रियासत की तश्कील का सबब बनता है।
चौथी वजह अल-फ़ाराबी के नज़दीक वो बाहमी हकूक़ हैं, वो तमाम लोगों के हकूक़ हैं, वो ह्यूमन राइट्स हैं, और वो जिसकी वजह से रियासत वजूद में आती है। फ़ाराबी कहता है कि बाहमी हकूक़ के इस नज़रिए से फ़ाराबी की जो मिसाली रियासत है वो जन्म लेती है, यानी एक रियासत को मुआहदे की शक्ल में तश्कील दिया गया, यानी तमाम लोग जो हैं उन्होंने अपने हकूक़ जो हैं वो रियासत के सुपुर्द किए, सारे नहीं, कुछ हकूक़ उन्होंने रियासत के सुपुर्द किए और रियासत की ज़िम्मेदारी ठहरी कि वो उनके तमाम हकूक़ की जो फ़राहमी है उसको वो यकीनी बनाए और इक्वालिटी की बुनियाद पर यकीनी बनाए, किसी ताकतवर, कमज़ोर और किसी भी हवाले से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब फ़ाराबी कहता है कि जब रियासत तश्कील पा जाती है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बुनियाद पे, तो फिर रियासत की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, रियासत मुख्तलिफ अशकाल में जन्म लेती है और बाज़ औक़ात एक रियासत का वजूद जो है वो एक शक्ल में जन्म लेता है, तो फिर वो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, उसमें रियासत जो है वो चेंज होती है, उसकी शक्ल व शुबाहत चेंज हो जाती है, उसका किरदार, उसका करैक्टर, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस बुनियाद पे उसको फिर और तरह की रियासत का नाम दिया जाता है। सबसे पहली जो रियासत अल-फ़ाराबी कहता है वो है स्टेट ऑफ नेसेसिटी। इस किस्म की रियासत के शहरियों का मकसद और उनकी ज़िंदगी का जो सबसे अहम मकसद होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरियात ज़िंदगी का हसूल होता है, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनको हासिल करना ही उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद होता है और उनकी तवज्जो हमेशा हमेशा के लिए खुराक की फरहमी पर और खुराक के हसूल पर मुर्तकिज़ रहती है, कंसंट्रेट रहती है। ऐसी रियासत का तसव्वुर सिर्फ फ़ाराबी ने दिया है, इससे पहले या इसके बाद और किसी ने स्टेट ऑफ नेसेसिटी का या मदीनतुज़ ज़रूरिया, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं, इसका तसव्वुर और किसी ने नहीं दिया। इससे पहले अफ़लातून या किसी और फ़लसफ़ी ने भी इसका जिक्र नहीं किया। दूसरी अल-फ़ाराबी जो स्टेट की टाइप बताता है वो आइडियल स्टेट है। अब फ़ाराबी ऐसी रियासत को मिसाली रियासत करार देता है जिस रियासत पर एक ऐसे हुक्मरान की हुकूमत होती है जो न सिर्फ अमूर मुमलिकत से वाकिफ़ होता है बल्कि जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से भी इंतहाई चाको चौबंद और सेहतमंद होता है, वो अवाम का हमदर्द होता है। ऐसी रियासत में हर शख्स को बिला हील हुज्जत और बिला तमीज़, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इंसाफ मिलता है, यानी इंसाफ जो है वो इक्वालिटी की बुनियाद पे मिलता है। ये रियासत हमेशा अमन और सुकून का गहवारा होती है। ये अल-फ़ाराबी की आइडियल स्टेट है। उसके बाद वो एक और रियासत बताता है, वो एक रियासत की और किस्म बताता है और ये किस्म जो है ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये डेमोक्रेसी है। इस रियासत में जमहूरी निज़ाम हुकूमत राइज होता है जिसमें शहरियों को मुकम्मल आज़ादियाँ हासिल होती हैं। हुक्मरान अवाम की मर्जी से उन पर हुकूमत करता है और हुक्मरान जो है वो अवाम की मर्जी से ही चुना जाता है। उसके बाद है जी मदीनतुल फासिका या विशियस स्टेट। ये एक अल-फ़ाराबी के नज़दीक एक इंतहाई बदकार रियासत होती है और इसका हुक्मरान बहुत ही नाअहल इंसान होता है और अवाम में भी हसद, कीना और बुग़्ज़ और अवाम में भी इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं और एट द सेम टाइम वो जो रूलर होता है वो भी हासिद होता है, वो भी बुग़्ज़ से भरा हुआ होता है, वो भी कीना परवर होता है, वो भी शरीर होता है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हाकिम में होती हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स और खूबियाँ जो हैं वो भी अवाम में भी होती हैं। तो इसीलिए वो इसको मदीनतुल फासिका कहता है, फासिक स्टेट कहता है, फासिक शहर कहता है और विशियस स्टेट कहता है। उसके बाद है जी ट्रांसफॉर्म स्टेट, मदीनतुल मुतबादिला। ये तब्दील शुदा रियासत होती है। जैसे पहले मैंने कहा कि रियासत की वो मुख्तलिफ शक्लें बताता है और बाज़ औक़ात एक स्टेट जो है वो पहले एक शक्ल में होती है लेकिन वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो कोई और शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो उसको वो ट्रांसफॉर्म स्टेट देता है। आगाज़ में ये एक मिसाली रियासत होती है, बाद अज़ां इसके किरदार में तब्दीली आ जाती है जिससे लोगों के कौल और फ़ेल जो हैं उनमें भी तज़ादात आ जाते हैं और वो भी तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद वो एक और रियासत की बात करता है और वो वाइल्ड स्टेट है, मदीनतुन नदाला। इस किस्म की रियासत में लोगों का मतमा नज़र सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दौलत कमाना होता है। वो दौलत इकट्ठी करने के पीछे लगे रहते हैं। अपनी किताब
सियासतुल मदीना में फ़ाराबी ने ऐसी रियासत के हुक्मरान की खसूसियात भी बयान की हैं, और वो यही खसूसियात हैं कि हुक्मरान जो है अवाम के साथ मिल के दौलत इकट्ठी करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है, दौलत सारे अपने अपने स्टोर करते हैं। जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है, दौलत की अंबार जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाते। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, कारोबार ठप हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये रियासत जो है वो तबाही की तरफ चल पड़ती है। उसके बाद वो एरिंग स्टेट की बात करता है, मदीना तो दौला। ये ऐसी रियासत है जो बज़ाहिर तो मिसाली रियासत दिखाई देती है, मगर इसके अवाम इंतहाई बदचलन किस्म के होते हैं। वो समझते हैं कि खुदा, अक्ल और मुसर्रत के बारे में उनके अक़ायद दुरुस्त हैं, यानी उनके जो असल रियल हैप्पीनेस है उसके बारे में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, और अकल के बारे में जो उनके अक़ायद हैं, जो उनके नज़रियात हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और उसका हुक्मरान भी नाअहल होता है। ये जो रियासत है, जो एरिंग स्टेट है, इसका हुक्मरान भी नाअहल होता है, और वो खुद भी गलत फहमी पर होता है, और वो समझता है कि वो ये भी समझता है कि उस पर वही नाजिल होती है। इस तरह वो लोगों को एक गलत रास्ते पर डाल देता है। सो ये वो टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की रियासतें शक्ल इख्तियार करती हैं, लेकिन ये तमाम रियासतें सबसे पहले इनका जो जब ये इनका वजूद अमल में आता है तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ज़रिए होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद रियासतें जो हैं रियासत बनती है, और फिर रियासत आगे मुख्तलिफ किस्म की शक्लें इख्तियार करती है। फ़ाराबी का नज़रिया मुहद्दा इमरानी जमहूरियत का पेश ख़ैमा है। अब इसको अगर हम बड़े डिटेल के साथ और बड़ी गहराई से अगर इसका मुताला करें तो हमें लगता है कि ये जमहूरियत से इंतहाई करीब है, वो जो नज़रिया पेश कर रहा है। फ़ाराबी इस मुहदे के ज़रिए जो निज़ाम वजूद में लाता है वो दौर जदीद का जमहूरी निज़ाम मुमलिकत ही है, जिसमें इंसान अपने हकूक़ से दस्तबरदार होकर इज्तमा की मुतलकुल अनानियत कायम नहीं करते, बल्कि अपने हकूक़ का कुछ हिस्सा उसको सौंप देते हैं। इस तरह वो एक वफाकी निज़ाम के वजूद का सबब बनता है, जिसमें कुछ इख्तियारात मरकज़ को हासिल होते हैं, जबकि कुछ इख्तियारात इसमें शामिल इकाइयों को हासिल होते हैं। फ़ाराबी का दूसरा ख्याल ये भी है कि मुहद्दा इमरानी या रियासती बंधन के जो इख्तियारात हैं, या बंधन के ज़रिए जो इख्तियारात की सपुर्दगी है या मुंतकिली है, ये किसी जबर का नतीजा नहीं, बल्कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो अपने इख्तियारात से दस्तबरदारी है लोगों की, और एक और जो अशराफिया है या एक और गिरोह है जिसको वो इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं, अपने हकूक़ से दस्तबरदारी और उन हकूक़ को किसी दूसरे के साथ अटैच कर देना, उनको अपनी पावर्स दे देना, अपने हकूक़ पे उनको उनकी दस्तरस में दे देना, ये किसी जबर के ज़रिए नहीं है, ये किसी जुल्म और ज़्यादती के ज़रिए नहीं है, बल्कि बारग़बत और रज़ा और खुशी से और रज़ामंदी से लोगों ने ये अपने हकूक़ दिए। और इसके बरक्स जब हम यूरोपियंस को देखते हैं, जब हम थॉमस हाब्स, लॉक और रोसो को देखते हैं, तो उनके नज़रियात में हमें इब्हाम नज़र आता है। मिसाल के तौर पर हाब्स के मुताबिक ये मुआहदा इस बिना पर वजूद में आया कि इंसान फितरी तौर पर शक्की मिजाज है, वो अपने हम जिनसों पर एतमाद नहीं करता, और ख़ारजी हमला के खौफ से अपने आप को किसी एक मरकज़ या हाकिम के हवाले कर देता है। तो इस तरह के बाकियों के भी इसी तरह के नज़रियात हैं, जिनमें करते तो सारे मुआहदा ही हैं, उसके पीछे रीजंस जो हैं, जो लॉजिक है, वो थॉमस लॉक्स की और थॉमस हॉब्स की और है, जॉन लॉक की और है, रोसो की और है, और उन सब में कहीं ना कहीं पे एम्बिग्विटी है, कहीं ना कहीं पे तजाद है, जो अल-फ़ाराबी के नज़रिए जो है मुहद्दा इमरानी, इसमें हमें कहीं नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि अब इस नज़रिया मुहद्दा इमरानी को एक तो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और दूसरा इसके तहत बनने वाली जो रियासतें उनकी समझ भी आपको आई होगी। और ये बाज़ औक़ात जब हम अल-फ़ाराबी की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, हम उसको जब देखते हैं तो उसमें भी यही किस्में जो हैं ये बयान की जाती हैं। तो अगर कहीं पे कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जी आप उसकी टाइप्स ऑफ स्टेट मेड बाय या डिस्क्राइब्ड बाय अल-फ़ाराबी बयान करें, तो ये फिर ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये स्टेट्स की मुख्तलिफ़ किस्में जो हैं, ये आपने यही बतानी है। अब ये चूँकि सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ इसका मुहद्दा इमरानी से ताल्लुक़ था, इसलिए मैंने इन पैरामीटर्स में इसको जोड़ा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर सेपरेटली भी आपसे ये पूछा जाता है तो आप यकीनन यही स्टेट्स हैं जिनकी मैंने बड़ी वजाहत के साथ तफसील आपके सामने रख दी है। तो थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।